मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा के दूसरे अध्याय का नाम है शासक, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। आज का हमारा उपविषय है, जिसको टॉपिक कहते हैं। आज का टॉपिक आरंभिक राज्यों की जानकारी के स्रोत। प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम अध्याय में हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में जाना और ये भी जाना कि ये आर्यों के पूर्वज थे। इस आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार पूरे भारत में लगातार होता रहा। सभ्यता के 1500 वर्षों के मध्य उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत से विकास कार्य हुए। इसी विकास कार्य में सिंधु व सरस्वती नदी तट पर बसे लोगों द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई। दक्षिण भारत में भी सभ्यता का विस्तार हुआ। दक्कन का पठार तथा कर्नाटक आदि में कृषक बस्तियों का उदय हुआ तथा चरवाहा बस्तियों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, परंतु 16 महाजनपदों की जो हम सूची बनाते हैं तो उसमें उत्तर पश्चिम के मात्र 2 ही जनपदों का वर्णन मिलता है। वो हैं गांधार और कंबोज। बिंबिसार और अजात शत्रु के समय में मगध एक शक्ति के रूप में उभरा। नंद शासकों के समय में तो ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया। 321 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। धनानंद का नाम बताते हैं कि महापदम नंद था और आम जनता इसको धनानंद इसलिए कहती थी क्योंकि इसको धन इकट्ठा करने में बड़ा आनंद आता था। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्राचीन राज्यों तथा साम्राज्यों के उदय के संकेत मिलते हैं। राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखाई देने लगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, इस अध्याय के लेखन के स्रोत क्या हैं? इस अध्याय की जानकारी के स्रोत क्या हैं? स्रोत विद्यार्थियों उन तथ्यों को, उन वस्तुओं को, उन चीजों को, उन लेखों को कहते हैं जो उस समय के इतिहास की जानकारी हमें देते हों। तो इस तरह के हमें प्रमुख रूप से 4 प्रकार के स्रोत मिलते हैं। पहला है अभिलेख, दूसरा है सिक्के, तीसरा है साहित्य और चौथा है भवन और स्मारक। ये प्यारे विद्यार्थियों हमें 4 स्रोत हमें मिलते हैं। पहले जानते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में जब कागज और छापा खाना नहीं था तो उस समय पत्थरों और धातुओं पर लिखते थे। अभिलेखों की विशेषताएं क्या होती थी? तो अभिलेखों की विशेषताएं प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं, हम बारी बारी से देखेंगे। अभिलेख ऐसे लेख होते हैं जो पत्थर या धातु पर खोदे जाते हैं। खोद कर लिख देते हैं किसी पत्थर पर या धातु का एक पतरा बना लेते हैं और उसके ऊपर खुदाई करके उस पर लिख देते हैं। विशेषकर उस समय तांबा एक नरम धातु होती है जिस पर लिखना आसान होता है, इसलिए ज़्यादातर ताम्र पत्थर पर लिखे हुए लेख हमें मिलते हैं। बहुत से अभिलेख पत्थरों पर, पहाड़ों की चट्टानों पर, मीनारों पर, ताम्र पत्तों पर लिखे मिलते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं की विजयों का वर्णन मिलता है। राजाओं द्वारा किए गए दान का वर्णन मिलता है कि राजा ने किसी ब्राह्मणों को
भूमि दान दी हो, किसी अन्य जाति को कोई दान में भूमि या अन्य वस्तु दी हो, या अन्य जाति के लोग भी दान देते रहते थे, उनका वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री प्रभावती द्वारा ब्राह्मणों को दान दिए गए गांवों का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से इन अभिलेखों में हमें दान आदि का वर्णन मिलता है। इन अभिलेखों पर तिथियां लिखी हुई हैं, इसलिए हमें उस समय की तिथियों का भी ज्ञान होता है। ये अभिलेख प्रमुख रूप से दो लिपियों में मिलते हैं, खरोष्टी लिपि और ब्रह्मी लिपि। इसके अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में मिलते हैं, संस्कृत में, पाली में, तमिल में। परंतु कुछ अभिलेख हमें सुदूर अफगानिस्तान क्षेत्र में अरामाइक लिपि में भी लिखे मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारनाथ स्तंभ का अभिलेख है, सम्राट अशोक के द्वारा स्तंभ के ऊपर लिखवाया गया था। इसमें ये पाली भाषा का है जो हम देख रहे हैं। ये खरोष्ठी लिपि का अभिलेख है, पाकिस्तान में मानसेरा स्थित ये अभिलेख है। भारत में अभिलेखों के अध्ययन का कार्य करने के लिए पुरातत्व विभाग ने 1886 ईस्वी में अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना की। जर्मन विद्वान हल्टजैक भारत सरकार का सबसे पहला इपिग्राफिस्ट था। इपिग्राफिस्ट होते अभिलेख अध्ययन करता। प्रसिद्ध पत्रिका एपिग्राफिक इंडिका का पहला संस्करण अक्टूबर 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारत में लेखन का कार्य 3000 साल से भी अधिक पुराना है, परंतु हम आज केवल मौर्य काल से ही लिपियों को पढ़ पाते हैं, जो मुख्य रूप से खरोष्टी व ब्रह्मी लिपि में हमें लिखी मिलती है। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग की तरफ अरामाइक लिपि में भी कुछ अभिलेख हमें मिलते हैं। खरोष्टी व अरामाइक लिपि क्या होती है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ये लिपियां हमें आज के पाकिस्तान व अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों पर मिलती है। आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में मिलती है, यह लिपि, विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। हम जो लिपि लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, ये बाएं से दाएं से बाएं, उर्दू जैसे लिखते हैं वैसे लिखी जाती थी। उस तरफ मिलने वाले हिंद यूनानी सिक्कों पर इस लिपि का प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलने वाले सम्राट अशोक के अभिलेख इन्हीं भाषाओं में हमें मिलते हैं। दूसरी भाषा है ब्रह्मी लिपि। आज के पूरे भारत में इसी लिपि में अभिलेख मिले हैं। यह देवनागरी लिपि जो हम लिखते हैं हिंदी, उस हिंदी की लिपि है हमारी देवनागरी। ये देवनागरी लिपि की तरह ही बाएं से दाएं लिखी जाती थी। देवनागरी लिपि ब्रह्मी लिपि से ही अवतरित है। सबसे अधिक अभिलेख सम्राट अशोक के हमें ब्रह्मी लिपि में ही मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे सामने ब्रह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि के शब्द हैं। ध्यान से देखेंगे, ये ब्रह्मी लिपि, ये इसमें एक अक्षर पहला ही हम लेते हैं ए को ऐसे लिखा गया है, परंतु धीरे धीरे ये जो सब ऊपर की तरफ मोड़ था, ये मोड़ ऐसे मिल गया और एक और ऐसे लग गया। तो ये जो ए था, ये आज से 30-35 साल भी किताबों में प्रचलन में रहा है, परंतु आजकल हम इसको कैसे लिखने लग गए, इस प्रकार से। ये इसी का ही सुधरा हुआ रूप है, यानी कि इसी तरह से ये ऐसे आ गया, इसी का ही सुधरा हुआ रूप ये हो गया। इसी तरह से धीरे धीरे हम और अक्षरों को देखते हैं। ई 3 बिंदी से बनाते थे, ऊ एल से आज के एल की तरह बनाते हैं, ए त्रिभुज से। इन्हीं से ही सुधरते सुधरते ये शब्द बनते चले गए। ये खरोष्टी लिपि का है, ये जो हिस्सा है ये खरोष्टी लिपि है। इसमें ए, यू, ई ये शब्द ऐसे बनते थे। ऐसे देखते हैं च कैसे बनता था,
तो ये खरोष्टी लिपि ये दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती थी, ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो ये हमने कुछ लिपि के शब्द देखे। प्यारे विद्यार्थियों, ये अशोक स्तंभ हैं जिन पर ये लेख लिखे हुए हैं, जिनका एक हिस्सा इस लेख का मैंने थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाया भी था। ये जो लेख हैं, ये लेख आज भी इस तरह से चमकते हैं जैसे धातु चमकती हो, और विद्वान कंफ्यूज हो गए थे आरंभ में कि ये धातु के हैं या पत्थर के हैं। अभिलेखों को पढ़ने में हमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं? अभिलेखों को पढ़ने में अनेक समस्याएं आती हैं। अभिलेखों की लिपि आज कहीं पर भी प्रयोग में नहीं है, परंतु इन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने सफलता पाई। 1838 में सम्राट अशोक के सिक्कों पर लिखी ब्रह्मी लिपि को पढ़ने में ये विद्वान सफल रहे, और फिर उन्होंने सम्राट अशोक के अन्य अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक समझने की बात है कि जेम्स प्रिंसेप ने स्वयं नहीं पढ़ा इनको। जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ने वाले विद्वानों से संपर्क किया। उस समय विद्वान और ब्राह्मण लोग इस लिपि को जानते थे, क्योंकि वो पीढ़ियों के नाम भी लिखते थे और अन्य ग्रंथों को भी संजोकर रखते थे और अगली पीढ़ी के लिए नए कागजों पर या नए लेखों पर उतारते रहते थे। तो इस स्थिति में वो इस भाषा को समझते थे, तो उन्होंने पढ़ करके जेम्स प्रिंसेप को बताया। फिर भी इन अभिलेखों को पढ़ने में अनेक समस्याएं आई। कुछ अक्षर जो हल्के खुदे हुए थे वो घिस गए लंबे समय के बाद, और उनके अर्थ को समझने में हमें मुश्किल होती है। कुछ अभिलेखों का हिस्सा नष्ट हो गया है, उन पर चोट आदि के निशान लग गए हैं, या चोट लगने से कोई हलंत लग गया, बिंदी लग गई, तो इससे क्या हुआ कि उन शब्दों का अर्थ ही बदल गया, तो उससे मुश्किल हो रही है। कुछ शब्दों के अर्थ आज भी समझ पाए हम, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ स्थान व समय के साथ बदल जाते हैं। ये शब्द किस चीज के लिए प्रयोग होता था, इसका क्या अर्थ होता था, तो कई शब्दों में हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी तक सभी अभिलेखों को पढ़ा नहीं गया है। इसके कारण है, एक तो विद्वानों की कमी है। मैंने बताया कि आजकल के कोई विद्वान इस भाषा के जानकार है नहीं, वो ब्राह्मण भी खत्म हो गए। दूसरे, सरकारी सहायता भी नहीं मिल पाती प्रयास किए जाएं तो इन कारणों से यह सारे अभिलेख अभी पढ़े नहीं गए हैं। अनेक लिपियों और भाषाओं में अभिलेख मिलते हैं जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। जैसे हमने हड़प्पा में पढ़ा था कि वो लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है, ऐसे अन्य लिपियों में भी लेख मिलते हैं जो अब तक नहीं पढ़ी गई है। कई जगह राजा को उसके नाम की बजाय उसकी उपाधियों से जाना जाता था, यही बड़ी समस्या बन जाता है। जैसे सम्राट अशोक के अनेक स्तंभ लेख, शिलालेख मिलते हैं, उन पर उन्होंने सम्राट अशोक नहीं लिखा, सम्राट अशोक के उपाधियों को से उनको पुकारा। सम्राट अशोक की उपाधियां से पुकारते थे, जैसे देवानाम पिये, पियदस्सी। देवानाम पिये का अर्थ होता है देवताओं के प्रिय, प्रियदस्सी का अर्थ होता है जिसके दर्शन प्रिय हों। उन दिनों में प्रिय को पिये बोला जाता था। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से इन अभिलेखों में अनुमान लगा पाए हम कि ये देवानाम पिये और पियदस्सी सम्राट अशोक के लिए लिखे गए नाम हैं। अब एक बार प्रमुख अभिलेखों पर नजर डालते हैं। विशेषकर हम सम्राट अशोक के अभिलेखों को देखते हैं। यहाँ 14 चट्टान अभिलेख हमें मिलते हैं सम्राट अशोक के। ये 8 स्थानों पर मिले हैं। ये 14 चट्टान अभिलेख हमें शहबाज गढ़ी से और मानसेरा से, दोनों स्थान पाकिस्तान में है। और इसकी लिपि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी कि खरोष्टी लिपि है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये शहबाज गढ़ी और मानसेरा के दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि में है।
इसके अलावा भारत के अन्य भागों में धौली और जौगड़ ये उड़ीसा में है, कलसी देहरादून में है, गिरनार काठियावाड़ गुजरात में है, सोपारा मुंबई में है, येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। ये सब हमें ब्रह्मी लिपि में मिले हैं। 7 स्तंभ लेख मिले हैं हमें, दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, टोपरा, लोरिया, अर्राज, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, ये सभी लेख ब्रह्मी लिपि में हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि दिल्ली में हमें कोई सम्राट अशोक का अभिलेख नहीं मिला था। ये अभिलेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाए गए थे। 2 अभिलेख मिलते हैं हमें, एक मेरठ से लाया गया तो उसको दिल्ली मेरठ अभिलेख, एक टोपरा अंबाला से लाया गया तो इसलिए उसको दिल्ली टोपरा अभिलेख बोल देते हैं, जिसका चित्र हम अगले पेज पर देखने वाले हैं। 4 छोटे स्तंभ लेख ये उत्तर भारत में सारनाथ व प्रयाग में मध्य प्रदेश के सांची के स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें धर्म में फूट डलवाने वालों के लिए दंड का प्रावधान है। भाबरू वाले अभिलेख ये राजस्थान में मिला है। भाबरू वाले अभिलेख, इसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ छोटे अभिलेख भी मिले हैं, रूपनाथ से, सहसाराम से, बैराट से, सिद्धपुर से, मास्की से, जटिंग रामेश्वर से। ये छोटे अभिलेख हैं। ये भी अभिलेख हमें इतिहास की अच्छी जानकारी देते हैं। नेपाल की तराई में भी रुम्मीदई और निगलीवा, इन स्थानों से भी हमें अभिलेख मिलते हैं। कुछ गुफा अभिलेख भी मिलते हैं। बिहार में बारबरा की पहाड़ियों से मिलते हैं गुफा अभिलेख। गया के पास सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं गुफाओं से। ऐसे ही हमें अन्य स्थानों पर भी अभिलेख गुफाओं में मिलते हैं। जूनागढ़ गुफा अभिलेख मिलता है। ऐसे ही हमें अन्य जगह अभिलेख मिलते हैं। मानसेरा पाकिस्तान में खरोष्ठी का अभिलेख है। ये इस पत्थर पर लिखा हुआ है। ये शहबाजगढ़ी में ये एक पत्थर पूरी चट्टान पर लिखा हुआ है। ये अभिलेख, ये दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है। ये दिल्ली तोपड़ा, ये दिल्ली मेरठ। देखो प्यारे विद्यार्थी, ये ऊपर से टूटे हुए हैं। टूटने से पहले इन पर किसी न किसी पशु या पक्षी का चित्र रखा होता था इनके ऊपर। वो नहीं है, क्योंकि लंबे होने के कारण जब खुदाई फिरोज शाह तुगलक ने कराई होगी इनकी, तो लाते समय कहीं ना कहीं ये टूट गए। फिर भी उन्होंने इन दोनों को लगवाया, जो ऊपर से टूटे हुए हैं दोनों। जैसे ये यहाँ से टूटा हुआ है और ये यहाँ से टूटा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, अब अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व पर नजर डालते हैं। पहला है पॉइंट हमारा, ये राजाओं के साम्राज्य विस्तार की जानकारी देते थे कि भाई राजा का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। जहाँ जहाँ तक राजा के अभिलेख मिलते हैं, जिस जिस क्षेत्र में अभिलेख मिलते हैं, उससे अनुमान ये लगाते हैं कि राजा का साम्राज्य का विस्तार यहीं तक था। उस समय की शासन व्यवस्थाओं का वर्णन भी हमें इन अभिलेखों से पता चलता है। उस समय की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों का वर्णन भी हमें इन अभिलेखों से पता चलता है, क्योंकि इन अभिलेखों में जो लिखा गया है वो इन चीज़ों पर भी प्रकाश डालती हैं। शिक्षा और साहित्य की जानकारी भी ये अभिलेख देते हैं। बहुत से अभिलेख राजाओं और अन्य दानवीरों द्वारा दिए गए भूमि दान का भी वर्णन करते हैं। जैसे एक अभिलेख में हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त काल में हुए, उनकी पुत्री प्रभावती ने भूमि दान दी। तो इससे सामाजिक प्रकाश भी डालती है, सामाजिक स्थिति पर, कि भाई स्त्रियों को कितने अधिकार थे, स्त्रियों को अचल संपत्ति पर अधिकार थे क्या, स्त्रियां अचल संपत्ति दान देती थी क्या। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों पर भी ये अभिलेख प्रकाश डालते हैं। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, सिक्के। सिक्कों से हमें इतिहास की जानकारी, या सिक्के हमारे स्रोत के रूप में हमारे लिए मूल्यवान कैसे हैं ये जानते हैं।
प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों की भूमिका बड़ी प्रशंसनीय है। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। सबसे पुराना वैदिक काल का सिक्का जो मिला है वो है निष्क, सबसे पुराना सिक्का है विद्यार्थियों। फिर उत्तर वैदिक काल के भी हमें शतमान और कृष्णल, दो सिक्के हमें दो प्रकार के मिले हैं। इसके बाद हमें मौर्य काल के और उसके बाद के काल के खूब प्रचुर मात्रा में सिक्के मिलते हैं। इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक अच्छे प्रकार के ढले हुए, एक अच्छी प्रकार के नहीं ढले हुए। जो अच्छी तरह से नहीं ढले हुए सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा गया है। 6वीं शताब्दी के सिक्कों को आहत अर्थात पंच मार्क्ड सिक्का कहा गया है। पंच मार्क होता है ना कि किसी भारी वस्तु से धातु पर जब दबाव डालते हैं या चोट मारते हैं तो उस धातु के अंदर एक खड्डा सा बन जाता है और एक निशान बन जाता है, उसको पंच मार्क कहा गया है। ये सिक्के चांदी और तांबा दोनों धातु से मिलते हैं। ये सिक्के टेढ़े मेढ़े होते हैं, गोल नहीं होते, बेढब। इन पर आकृति नीचे की ओर धसी हुई होती है। पंच मारने पर जो आकृति बनती है वह नीचे की ओर धसकर खड्डा बनाती थी। भार व आकार भी इनका एक जैसा नहीं होता था, यानी कि वजन भी बराबर नहीं, आकार भी एक जैसा नहीं। इन सिक्कों पर कोई चिन्ह अंकित होता था। अभी दिखाएंगे आपको आहत सिक्कों के चित्र। दूसरे प्रकार के सिक्के होते थे अच्छी प्रकार से ढले हुए सिक्के, गोल बराबर वजन के, जिनमें आरंभ में हमें प्राचीन सिक्के मिलते हैं, हिंद यूनानी सिक्के। हिंद यूनानी सिक्के भी अगले पेज पर हम आपको दिखाएंगे। कुषाणों के भी बड़े अच्छे सुंदर सिक्के हमें मिलते हैं। सम्राट कनिष्क द्वारा तैयार किए गए सिक्कों के हमें खूब सिक्के हमें मिलते हैं। इसी तरह से गुप्त काल के सिक्के भी हमें मिलते हैं, रोमन सिक्के भी हमें मिलते हैं। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योद्धाओं के सिक्के मिलते हैं। तो इस तरह से अनेक सिक्के हमें मिलते हैं। आओ आगे हम अध्ययन करते हैं इन सिक्कों का। ये है वो अभी हम चर्चा कर रहे थे आहत सिक्के, पंच मार्क्ड सिक्के। प्यारे विद्यार्थी इनको ध्यान से देखो, ये सिक्के कितने घने इकट्ठे पड़े हैं। इनमें ये सिक्का देखो, ये कितनी इसमें है कोणे, 1 2 3 4 5, पंच कोणा सिक्का है। इसी तरह से कई और सिक्के देखिए ध्यान से, कोई तिकोना है, किसी का कोई कोणा ही नहीं बनता, देखो ये गोला ही बन गई इसमें इसकी। तो इस तरह से कुछ सिक्के तरह तरह के हमें मिलते हैं। ये देखो सिक्के, ये पंच मारने से अंदर धस गए और आकृति ऊपर उभर आई। इनमें देखो तो इस तरह से आकृति ऊपर उभर आती थी। तो ये अब ढब होते थे, बिल्कुल गोल नहीं होते थे, इनके अनेक कोने होते थे, इनका ना कोई भार बराबर था, वजन भी बराबर नहीं था। हिंद यूनानी सिक्के जो पंचमार्क सिक्कों के बाद प्रचलन में आए, जो सबसे अच्छे ढले हुए सिक्के हमें प्राचीनतम हिंदुस्तान में मिलते हैं, जिनमें आकृति ऊपर की ओर उभरी हुई है। जैसे आजकल के सिक्कों को आप देखना, उसमें आकृति ऊपर की ओर उभरी हुई है, उठी हुई है। बाद में भारत में भी कुषाण काल में और गुप्त काल में इस प्रकार की आकृति वाले सिक्के बनाए गए। देखो ये इस व्यक्ति का चित्र ऊपर उभरा हुआ है, ये अक्षर ऊपर उभरे हुए हैं, इनमें ये अक्षर सब ऊपर उभरे हुए हैं सिक्के से। ये देखिए ये व्यक्ति बैठा है, ऊपर उभरा हुआ है। ऐसे ये उस काल के किसी शासक का चित्र है, ऊपर उभरा हुआ चित्र। सिक्कों से हमें समकालीन बहुत सी जानकारियां मिलती है। क्या क्या जानकारियां मिलती है, एक बार क्रमशः देखते हैं। अनेक सिक्कों से हमें राजाओं के नाम और उनके काल की जानकारी मिलती है, यानी कि उनके नाम और काल, कब ये राजा क्या नाम था, किस समय राजा रहा, सिक्कों पर लिखा मिल जाता है। आज भी हम लिखते हैं, सिक्के पर सन लिखा होता है, आप देखना ध्यान से। सिक्के ठीक ठाक तिथियों को जानने में सहायक होते हैं। सिक्कों पर राजाओं के चित्र भी होते हैं। आजकल जैसे सिक्के पर गांधी जी का चित्र होता है, कई बार किसी न किसी महान पुरुष का या क्रांतिकारी नेताओं के चित्र उस पर हम उकेर देते हैं। तो उसमें राजा अपने सिक्कों पर अपने चित्र लगवाते थे। जब चित्र लगवाते थे तो ये चित्र राजा की रुचियों और उनके गुणों का भी वर्णन कर देते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर
एक सिक्के में राजा यज्ञ कर रहा है, इसका मतलब, और पत्नी के साथ बैठा है, इसका मतलब यह है कि राजा की धार्मिक रुचि थी यज्ञ करने में। एक सिक्के में वीणा बजा रहा है, इसका मतलब है कि वो संगीत प्रिय था। एक सिक्के में वो तीर चला रहा है, तो इसका मतलब था कि वो बड़े योद्धा थे। ये तीन बातें ध्यान में आती है कि राजा धार्मिक कर्म कांडों में रुचि रखता था। दूसरे सिक्के से पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था। तीसरे सिक्के से पता चलता है कि वो योद्धा था। आगे हम आपको ये सिक्के दिखाएंगे। जहां जहां तक ये सिक्के मिलते हैं उनकी राजनीतिक सीमाओं का ज्ञान कराते हैं कि मान लो सिक्के हमें सुदूर आसाम से लेकर के अफगानिस्तान तक मिले, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तमिलनाडु तक मिले, तो इसका मतलब ये राजा की सीमाएं थी, विशाल साम्राज्य के राजा थे। मौर्यों के सिक्के हमें ऐसे मिले हैं। सिक्कों से हमें उनके व्यापार का पता चलता है। अनेक देशों में दूर भी ये सिक्के मिले हैं, इसका मतलब है कि वो वहाँ व्यापार करते थे। सिक्कों से उस राज्य की आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। कैसे? चांदी के हैं, सोने के हैं, तांबे के हैं, कांसे के हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले सम्राट कनिष्क ने चलाए हिंदुस्तान में, फिर गुप्त काल में भी चले सोने के सिक्के, और गुप्त काल को तो इसीलिए स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका मतलब था कि प्रजा खुशहाल थी, प्रजा के पास खूब धन था, इसलिए सोने के सिक्के थे। अब एक बार सिक्कों का हम अध्ययन करते हैं। देखो, इस सिक्के में समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं, तो संगीत प्रिय थे। इस सिक्के में ये सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जिसको विक्रमादित्य की उपाधि ली थी जिस सम्राट ने, उसका चित्र है घोड़े पर। ऐसे ही ये घोड़ा ये अश्वमेध यज्ञ की याद दिलाता है। ये गदा लेके खड़ा है इनके, ये जरूर या तो भगवान हनुमान का चित्र है या सम्राट का स्वयं का चित्र हो सकता है, क्योंकि उस समय के चित्र हमें अनुमान इसलिए लगाते हैं हम हनुमान का कि हमें भगवान राम, भगवान माता सीता के भी चित्र मिलते हैं एक साथ, हमें माता दुर्गा के चित्र मिलते हैं शेर पर बैठे हुए, और माता दुर्गा का चित्र तो हमने हड़प्पा काल में भी देखा था एक। तो उस समय ये पता चलता है कि पूजा किन देवी देवताओं की होती थी। इसमें देखो, समुद्रगुप्त तीर चला रहे हैं, इसमें खड़े हैं, इसमें सम्राट त्रिशूल के साथ खड़े हैं। ऐसे ही देखो, ये भगवान शिव का है, डमरू है, सर्प है, कमंडल है, ऐसे भगवान शिव का चित्र है। ये दोनों सिक्के कनिष्क के हैं, कुषाणों के। इसमें सम्राट कनिष्क का स्वयं का फोटो है, दूसरे में कुषाण लोग शैव संप्रदाय के थे, इसके प्रमाण हैं। इसमें देखो भगवान शिव और साथ में नंदी का चित्र है, तो ये इनके शैव संप्रदाय के होने का प्रमाण भी देते हैं, यानी कि सिक्के हमें धार्मिक स्थिति का भी वर्णन करते हैं। अगला है हमारा पार्ट साहित्य। उस समय कागज तो था नहीं, तो साहित्य कागजों पर लिखे जाते थे। प्यारे बच्चों, साहित्य भी हमें चट्टानों पर लिखे मिलते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक विभिन्न प्रकार के स्रोतों से हमें विभिन्न प्रकार का साहित्य उपलब्ध होता है। हमें मौर्य काल का साहित्य मिलता है, जिसमें सम्राट अशोक का भी वर्णन आता है, तथा सबसे अधिक बौद्ध साहित्यों की रचना भी इसी काल में हुई। वहीं कुषाण काल में भी साहित्यों की रचना हुई। दक्षिण भारत में संगम साहित्यों की रचना हुई। हम पढ़ेंगे आगे संगम साहित्यों के बारे में। मौर्य काल की जानकारी के लिए हमें मेगास्थनीज की इंडिका, शैलुकस निकेतर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। यानी कि ये मेगास्थनीज कौन था? शैलुकस निकेतर गांधार का एक राजा था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजा था। वह लगभग 5 साल तक भारत में रहा। 302 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें इसने अच्छा वर्णन भारत का किया है। हमें इंडिका तो नहीं मिलती, परंतु इंडिका के रेफरेंस हमें अनेक उस समय के लेखकों के किताबों से हमें मिलते हैं। एक पुस्तक अर्थशास्त्र है,
ये किसने लिखी प्यारे बच्चों? ये विष्णु गुप्त ने लिखी। विष्णु गुप्त कौन थे? आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, कौटिल्य का नाम सुना होगा। चाणक्य और कौटिल्य को ही जो असली नाम था, ठीक नाम था, वो विष्णु गुप्त था। अपने कुटिल नीतियों के कारण वो कौटिल्य कहलाते थे। इस पुस्तक में हमें मौर्य काल का विस्तृत वर्णन मिलता है और ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थ धन से संबंधित लगता है शब्द हमें, परंतु ये राजनीतिक पुस्तक है। इसमें 15 अध्याय हैं। इसके अलावा हमें मौर्य काल की जानने के लिए विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, प्यारे बच्चों ये लिखा तो गुप्त काल में गया था, परंतु ये एक नाटक है जो विशाखा दत्त ने मौर्य काल के बारे में लिखा कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक शूद्र वंश में हुआ था और कैसे कैसे वो सम्राट बना। ये एक नाटक है। इस नाटक में भी हमें चंद्रगुप्त के वंश की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा जैन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सम्राट चंद्रगुप्त ने अंत में जैन धर्म अपना लिया और जैन परंपरा के अनुसार 298 ईस्वी में मरण व्रत रखकर, जिसको संथारा भी बोलते हैं, दक्षिण भारत के स्वर्ण बेलगोला में प्राण त्यागे। यानी कि भोजन पानी त्याग दिया, जैसे जैनी संत त्यागते हैं ऐसे ही, और स्वर्ण बेलगोला में इन्होंने अपने शरीर का अंत किया। वहीं बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ है महावंश और दीपवंश, इन दोनों ग्रंथों में हमें सम्राट अशोक के बारे में पता चलता है कि सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या प्रयास किए। ऐसे ही एक बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान, इसमें सम्राट अशोक के जीवन का और उनके शासन का वर्णन मिलता है। वहीं गुप्त काल के समय के भी हमें अनेक साहित्य मिलते हैं और गुप्त काल को तो स्वर्ण काल कहा गया है भारत के इतिहास का। गुप्त काल में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। ये सभी साहित्य आज भी उपलब्ध हैं, परंतु उनके अर्थ ढूंढने आज भी हमारे लिए मुश्किल हो रहे हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर की खोजें आज भी बड़ी प्रासंगिक हैं। कालिदास के नाटक आज भी विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं। गुप्त काल के प्रमुख साहित्यों में हम देखते हैं एक बार, उस समय आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, 10 गीतिकासुरा, आर्यस्थलसला, ये ग्रंथ लिखे। ऐसे ही ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फूत और खंडनायक नामक ग्रंथ लिखे। वराहमिहिर ने व्रत संहिता और पद्यदंतिका पुस्तक लिखी। वहीं चरक, जो उस समय के बड़े ही डॉक्टर थे, सुश्रुत भी उस समय के डॉक्टर थे, यानी कि सर्जन थे। चरक ने पूरे शरीर का वर्णन किया है, शरीर की छोटी छोटी बातों का चीरफाड़ करके सारा वर्णन किया है, बुद्धि का वर्णन किया है, जो आज भी डॉक्टर नहीं समझ पाए हैं। ऐसे सुश्रुत ने भी प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन किया है, जो आज भी मेडिकल में पढ़ाया जाता है। वाग्भट्ट चिकित्सक भी इस काल में हुआ, उसने अष्टांग संग्रह लिखा। इसी तरह से एक वैद्य पलकपम, उन्होंने हस्त आयुर्वेद ग्रंथ लिखा। ऐसे ही अनेकों ग्रंथ हमें गुप्त काल के प्यारे विद्यार्थियों उपलब्ध होते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा भवन और स्मारक। भवन और स्मारकों से भी हमें अपने इस अध्याय के अध्ययन में सहायता मिलती है। मौर्य काल में निर्मित स्तूप, विहार, स्तंभ, ऐसे ही पशुओं की मूर्तियां, गुफाओं में लिखे लेख, भवन, ये चीजें हमें उस काल की जानकारी देती है, उस काल की सभ्यता और संस्कृति का वर्णन हमें बताती है। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप, सारनाथ का स्तूप, लोरिया नंदनगढ़ का स्तूप, गया की गुफाओं में खारवेल के हाथी गुफाएं, ये हमें उस काल की जानकारियां हमें देती हैं। एक बार इन स्मारकों के भवनों के चित्र देखते हैं। ये सम्राट अशोक के समय की गया की गुफा है, ये वाली। इसमें हमें उस काल का अंदर, गुफा के अंदर बहुत से लेख सम्राट अशोक के बारे में मिलते हैं। ये खारवेल की हाथी गुम्फा लेख है, ये गुफा है पहाड़ को काट करके, ये भी और ये भी पहाड़ को काट के दरवाजा बनाकर अंदर इसको
गुफा बना दिया, ऐसे इसमें बनाया गया है और अंदर लेख लिखे हुए हमें दीवारों पर मिलते हैं। ऐसे ही ये सांची का स्तूप है, भोपाल के पास है ये स्तूप, बहुत अच्छी कंडीशन में है अब भी भोपाल के पास। और ये सारनाथ का स्तूप है। तो इन स्तूपों के आसपास भी हमें जानकारी मिलती है और उस समय के धार्मिक सांस्कृतिक विषयों की जानकारी ये स्तूप और ये वस्तुएं हमें देती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस अध्याय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न अपनी नोटबुक में करेंगे। छोटे प्रश्न हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेखों की कोई 5 विशेषताएं लिखें। ब्रह्मी व खरोष्टी लिपि का वर्णन करें। सम्राट अशोक के समय के अभिलेखों की सूची बनाएं। अभिलेखों के कोई 5 ऐतिहासिक महत्व लिखें। सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? आहत सिक्के क्या होते हैं? मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ध्यानपूर्वक ये अध्याय सुना और देखा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।